हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन से प्राचीन भारतीय इतिहास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहले हम इसकी सारी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। तो भारत में पहले आते हैं मुग़ल आक्रमण। इसकी थ्योरी क्या कहती है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण से यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल तीर्थ है। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो जो मक्का है वो कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। 570 ईस्वी में यहाँ के जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं हज़रत मोहम्मद का मक्का में जन्म हुआ था। यही कारण है कि मुस्लिम अनुयायी इसको पवित्र तीर्थ मानते हैं। जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। अब आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि भरत कबीले के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर भरत के नाम पर पड़ा है भारत। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो भरत कबीला है उसके कारण भारत का नाम भारत है। कुछ लोग बोलते हैं कि दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, उनके नाम पर भारत का नाम भारत है। तीसरे बोलते हैं कि ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम भरत था, उनके नाम से भारत का नाम पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। जो यूनानी हैं वो इसे इंडिया कहते थे। तो देखो, ईरानी के द्वारा रानी हिंदुस्तान कहती थी ईरानी की, और नानी यूनानी कहते थे इंडिया। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया है। तो जो हिंदू शब्द है इसका प्रयोग भारत के लिए किया गया सबसे पहले अरबों के द्वारा। भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व अवैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ था और मारा गया था। तो भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ है? 712 ईस्वी में हुआ है। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह नामक एक नेतृत्वकर्ता भारत आया, लेकिन वो पराजित हुआ था और यहीं मारा गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? इराक के जो हाकिम हैं अल हज्जाज, इनने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ भारत पर आक्रमण करो। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर शासक का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो जो हमें सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। नेक्स्ट आते हैं गजनवी। गजनवी वंश का संस्थापक नहीं, गजनी है ना। गजनवी कहाँ से था? गजनी से था। तो गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन है। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। 998 में मोहम्मद गजनी का शासक बना। मोहम्मद गजनी का शासक बना। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनी ने, है ना, भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार किए हैं। कब शासक बना था? 998 में। यह है कहाँ का? गजनी का शासक बना। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 को सोमनाथ लूटा था। तो भीमदेव प्रथम है, इनके समय महमूद गजनवी सोमनाथ आया और 1026 को इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहला आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। इस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे, जो अपने वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। वह अकेले ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर कब आक्रमण हुआ है? 1019-20 में हुआ है, जब चंदेलों के राजा कौन थे? विद्याधर थे, और ये पहले हिंदू शासक माने जाते हैं और अकेले थे जिन्होंने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। 999 से 1027 के बीच में महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, परंतु इस आक्रमण का उद्देश्य भारत में स्थायी मुगल शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट के लिए आते थे। तो ये 17 बार आक्रमण किए हैं, लूटपाट करके चले जाते थे।
बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को यामी उद दौला आमीन उद मिल्लाह की उपाधि प्रदान की है। तो इनके द्वारा दी गई है। जो बगदाद के खलीफा अल कादिर हैं विल्लाह हैं, इनके द्वारा मोहम्मद गजनवी को यामी उद दौला आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई है। मोहम्मद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य थे। वह विद्वानों कलाकारों का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। गजनी इनकी राजधानी थी, तो वहाँ पे बहुत सारे विद्वानों को कलाकारों को सम्मान किया था। शिक्षित थे और सभ्य थे। यह दरबारी इतिहासकार में कौन आते हैं? इनके उतवी आते हैं। तो जो गजनवी है इनके दरबार में कौन था? उतवी था। इसने किताब उल यामनी लिखी है या तारीख आमनी ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान अलबरूनी तारीख ए सुबक्तगीन का लेखक बैहाकी है, जिसे इतिहासकार लैनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। किसको दी है? तो बैहाकी को दी गई थी। फारस के कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुशी, उनसुरी विद्वान असजरी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। तो जो गजनी है उसके दरबार में कौन कौन था? तो तारीख यामनी, किसने लिखी? उतवी ने लिखी है। किताब यामनी उतवी के द्वारा लिखी गई है। तो उनके दरबार में उतवी थे। अलबरूनी थे। अलबरूनी ज्योतिष, संस्कृत और दर्शन के विद्वान थे। इनकी यहाँ बैहाकी थे, जिन्होंने तारीख की सुबक्तगीन लिखी है। और बैहाकी को जो लैनपूल है इनके द्वारा पूर्वी पेप्स कहा गया है। फारस के कवि उजारी थे। खुरासानी विद्वान तुशी थे। उनसूरी थे विद्वान असजरी और फारूकी आदि व्यक्ति गजनी के दरबार में थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि हैं। तो शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। और ये गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। तो दौड़ दौड़ के जाते थे हैमर लेकर। तो पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। और जो बैहाकी है इनको कहा जाता है पूर्व का पेप्स। लैनपूल ने कहा है इनको। फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी किताबें किसने लिखी हैं? फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। तो फरिश्ता के द्वारा तारीख ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिमी लिखी गई है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है। तो जो फरिश्ता है इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। इनकी किताब है तारीख ए फरिश्ता, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। जो तारीख ए फरिश्ता है वह बीजापुर के जो शासक हैं इब्राहिम आदिल शाह, उनको समर्पित की गई थी फरिश्ता के द्वारा। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। इनकी पुस्तक किताबुल हिंद है। इससे तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। इनका जन्म 973 में हुआ था। खीवा में प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। तो अलबरूनी के साथ नहीं, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था, जिनके द्वारा किताबुल हिंद लिखी गई है। इन्होंने पुराणों का अध्ययन करने वाले पहला मुसलमान कहा जाता है इनको। 973 में इनका जन्म हुआ था खीवा में या ख्वारिज्म देश में। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, इन्हें ज्ञान में रुचियों की व्याप्त जानकारी थी। अन्य क्षेत्रों में जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र में भी ये रुचि रखते थे। तो अलबरूनी सिर्फ इतिहासकार ही नहीं थे, खगोलविद हैं। भूगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र के बारे में इनको ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया है। इन्होंने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बारामेहर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय की हैं। तो जो अलबरूनी हैं इनके द्वारा ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बारामेहर की रचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन्होंने जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को भी उद्धृत किया है। इनके द्वारा भगवद गीता, वायु पुराण और विष्णु पुराण भी पढ़े गए हैं और उसका कई जगह उल्लेख भी किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की है। किसमें लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। आया अलबरूनी अरबी भाषा में लिखी है तहकीक ए हिंद। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। किसने किया? एडवर्ड सांची ने किया, मतलब साक्षी थे ये।
इन्होंने अरबी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसका, तहकीक हिंद का। इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। नेक्स्ट आते हैं, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी कराए थे। तो संस्कृत में मुद्रा लेख लिखवा कर चांदी के सिक्के चलवाए थे मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के के दोनों तरफ अलग अलग भाषा में मुद्रा लेख अंकित था, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी दोनों तरफ। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख में अरबी भाषा में लिखा था और दूसरी तरफ अंकित संस्कृत में, एक साइड अरबी थी और दूसरी साइड संस्कृत थी जो कि देवनागरी लिपि में थी। संस्कृत के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अवयस्त मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद, ये इनके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में भारत के उत्तर भारत को जीत लिया था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था और 1205 में वह बार बार साम्राज्य विस्तार तथा पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा है। तो मध्य एशिया के शासक हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन्होंने 1192 में भारत पर आक्रमण किया था, उत्तर भारत जीत लिया था। शिहाबुद्दीन ने सबसे पहला आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान पर। 1205 में इसके द्वारा बार बार विजित किए गए क्षेत्र और आक्रमण किया गया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने उस अपनी योग्यता और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी भारत में पहली विजय में परास्त हुआ था। तो पहली जो आक्रमण थे इसने गुजरात पर किया था और उसमें पराजय हुआ था। कब किया था? 1178 में किया था। वहाँ के शासक थे मूलराज द्वितीय या भीमदेव, इनकी माता थी नायिका देवी। इन दोनों ने लड़ाई की और आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को यहाँ से पराजित कर दिया और मोहम्मद गौरी यहाँ से फिर नहीं आया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजय कर दिया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ और गढ़वाल राजा जयचंद्र हार गए थे। चंदावर वर्तमान में फिरोज़ाबाद जिले में मुरैना जो यमुना तट है उस पर स्थित है। मुरैना के ऊपर फिरोज़ाबाद यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा या अरबी भाषा में खुदा हुआ था। चंदावर का युद्ध हो गया। कहाँ पर है चंदावर? तो वर्तमान में फिरोज़ाबाद यमुना के तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति खुदवाई थी और दूसरी तरफ कलमा था। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत पर एकता प्रथा स्थापित कर दी गई। तो जैसे मोहम्मद गौरी आए, कौन सी प्रथा स्थापित कर दी गई है? एकता व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः उसको 1192 से 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला है। तो कब से कब तक? 1192 से 1206 तक गौरी के जो विजित क्षेत्र थे उत्तर भारत के, उसको किसने संभाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला है। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया और बिहार, उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी और ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को मोहम्मद गौरी की एक साधारण से दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। तो बिहार और बंगाल की विजय किसने की है? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई है। 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की नालंदा एवं विक्रमशिला को तसनस करके राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किया है। तो 1193 से 1202 के बीच में बिहार की विजय की नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया और राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किया। इसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किए थे। उस समय वहाँ का शासक थे लक्ष्मण सेन। तो इसके द्वारा
1198 से 1203 में बंगाल पर आक्रमण किया गया। वहाँ के शासक कौन है? लक्ष्मण सेन है। यह बिना युद्ध किए ही भाग गए थे। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया पर प्रवेश करके बुरी तरह से लूटपाट की थी। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूरी बंगाल में शरण ले ली थी। वहीं कुछ समय तक शासन किया था। तो ये भाग गए थे, कहाँ गए थे? पूरी बंगाल भाग गए थे। इख्तियारुद्दीन ने भी पूर्व बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया था। इसने नहीं कहा चलो पूरी बंगाल में तुम हो तो रह जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। हमें लाख रुपए की मिली थी, क्योंकि पूरा बंगाल जीत लिया, लाखों की बात हो गई। तो बख्तियारुद्दीन के द्वारा लखनौती को अपनी राजधानी बनाया गया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय में क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। जैसे इनने उत्तर पश्चिम को विजय जीता तो इनने क्या कर दिया था? शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यह मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है? अरबों के द्वारा। भारत के लिए हिंदू कहा गया है जनता को। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा था। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा और हिंद की जनता को हिंदू शब्द सबसे पहले अरबों के द्वारा कहा गया है। भारत पर पहला मुगल आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ है इनमें से किसी में नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भारत भेजा गया, परंतु वह पराजय द्वारा मारा गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। यह समय सिंध का शासक दाहिर था। फारसी ग्रंथ चचनामा से हमें अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर विजय कब हुई थी? तो इन्होंने 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की थी। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैला था, उसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई थीं। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी हैं कौन? अरब से आए थे, अरबी। भारत में सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 में हुआ है। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय मुंबई के निकट ठाणे में हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में पहला सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया है। खलीफा अल बाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक दाहिर थे। इन्होंने सिंध को 712 में और मुल्तान को 713 में जीता। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? तो ये थे एक अरब मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी थे। यह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा था और दामाद दोनों था। ये जिस समय इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया उनकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। चचनामा के अनुसार 7वीं और 6वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? तो सिंध की राजधानी थी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी थी अरोड़। चचनामा के अनुसार 7वीं और 6वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास के संदर्भ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास एवं अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी की स्थापना की गई थी अल्पतगीन के द्वारा। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम मिलता है यामनी वंश। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था। इसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला था। अब आते हैं कथन और कारण। महमूद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, नहीं करना चाहता था, फिर पहला सही है। महमूद गजनवी या गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, परंतु इस आक्रमण का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। निम्नलिखित में से चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। तो जो विद्याधर हैं ये गजनवी से पराजित नहीं हुए थे, इन्होंने गजनवी को पराजित किया था। महमूद गजनवी का चंदेल पर आक्रमण 101920 में हुआ है। इस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर थे, जो कि अपने वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच में किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। यह युद्ध विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया था। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक है जिन्होंने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है। मुस्लिम लेखकों ने अपनी तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि से राज्यपाल ने मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भाग पर एक बड़ा अपराध किया था। भागकर युद्ध किए हुए भाग पर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया था। नेक्स्ट आते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये हैं उत्वी दरबारी इतिहासकार उत्वी। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य थे। वह विद्वान कलाकारों का सम्मान करते थे। उनके समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया गया था। इनके दरबार के इतिहासकार थे उत्वी। इन्होंने किताब उल यामनी, तारीख़ यामनी आदि ग्रंथ लिखे हैं। शाहनामा के लेखक कौन हैं? फरिश्ता द्वारा दरबार से संबंधित है, तो फरिश्ता का संबंध तो हो जाएगा बने महमूद गजनवी से, लेकिन ये शाहनामा के लेखक हैं नहीं। शाहनामा तो फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा के लेखक फरिश्ता ने नहीं बल्कि फिरदौसी हैं, है ना। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। यह पूर्व के होमर की उपाधि के लिए जाने जाते हैं। और जबकि जो फरिश्ता है, इनके द्वारा तारीख़ फरिश्ता गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी गई है, जिसका पूरा नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। कुछ समय तक अहमद नगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा था। ये कहाँ रहा था? अहमदनगर के जो मुर्तज़ा निज़ाम शाह हैं उनके दरबार में रहा। बाद में यह बीजापुर चला गया। इनकी पुस्तक तारीख़ ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, तो ये है हमारे अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान अलबरूनी था। इनका जन्म 973 को हुआ था। यह खीवा अर्थात प्राचीन ख्वारिज्म देश के रहने वाले थे। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। अलबरूनी मात्र इतिहासकार नहीं थे, बल्कि यह ज्ञान रुचियों की व्याप्त जानकारी के अन्य क्षेत्रों में भी रखते थे, जैसे कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने इन्हें भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया और इन्होंने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बारामेहर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय की हैं। इन्होंने जगह जगह पर भगवद गीता, वायु पुराण, विष्णु पुराण को उद्धृत किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में ताहक़ीक़-ए-हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने।
महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन हैं? तो ये आए थे अल-बरूनी आए थे मोहम्मद गजनबी के समय। अल-बरूनी भारत में कब आया था? तो यह 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत में आने वाले मुस्लिम विद्वान का नाम है अल-बरूनी। निम्नलिखित में से कथन में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो यह धर्मनिरपेक्ष लेखक थे, पहले ही गलत है। इनका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, सही है। इन्होंने संस्कृत का विद्वान माना जाता है। इन्होंने त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो यह है भीमदेव। महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था, जो 1022 से 1063 तक रहा है। मोहम्मद मंदिर से अतुल्य संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे? तो उनका नाम है महमूद गजनबी ने। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी कराए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषा में मुद्रालेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था, दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अव्यातिया नाम आयाम टनकम होतो महमूदपुर शावंतो 4185। चांदी के इस सिक्के का वजन 3 ग्राम होता था। दिरहम, चांदी का सिक्का क्या था? दिरहम था। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो उनका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1192 में किसने? गौरी ने लूटा है ताइन के दूसरे युद्ध में। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन महमूद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन महमूद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। 1205 में यह साम्राज्य विस्तार एवं पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करने लगा। इसने 1175 से 76 में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किए। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किए। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी। मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, जो बाद में कायम रही। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने जीता था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जीता था भीम द्वितीय के द्वारा। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग शाही विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया, उसे परास्त किया और गौरी की भारत में पहली विजय या पराजय हुई। पहली विजय असफल हुई या पराजय हुई। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये था चंदावर का युद्ध 1194 में। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो उनका नाम है जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो जयचंद को हराया था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो इसका नाम है तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई थी और यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित नामों का कालानुक्रम में सही उत्तर दीजिए। पहले आते हैं हमारे मोहम्मद गजनबी आए, उसके बाद गौरी आए, गौरी के बाद कौन आया है? चंगेज़ खान, फिर आया है तैमूर।
तो दूसरा सही हो जाएगा। 2 3 1 4। सन 999 से 1027 में महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला आक्रमण 1175 में हुआ। 1205 में बराबर साम्राज्य विस्तार अर्थात पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज़ खां भारत पर आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र या उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किए थे। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो इनका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था अरबी भाषा में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की है? तो इसका नाम है बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार बंगाल पर विजय प्राप्त की गई है। मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 से 1202 में मध्य बिहार की विजय नालंदा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करके राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा किया। 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। यह बिना युद्ध किए ही भाग गया। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश किया और बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन भागकर पूर्व बंगाल में शरण ले ली। कुछ समय तक वहां पर शासन किया। इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका नाम है बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया है बख्तियार खिलजी के द्वारा। कथन और कारण बताइए। कथन कहता है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, तो ये सही बात है। दूसरा, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी सही है। तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए जो तुर्की आक्रमण थे वह सफल हुए थे, तो ये दोनों ही सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। भारत में तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ था। इसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के मुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शकवनी वंश के महमूद गौरी को प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, उत्तर भारत में भी शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन एवं भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण थे। इस प्रकार कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दसपुर शिलालेख है, यहाँ से हमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। मंदसौर या दशपुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राजपाल बधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी या रेशमी सूत बनाने वाले बुनकरों की समिति और इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो इंदौर वाले तौलिक और जो दशपुर अभिलेख है यहाँ से पटवाय
श्रेणी या रेशम सूत बनाने वाले समिति का उल्लेख मिलता है। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट होता है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।